अंदर कहानियाँ। अजी आ गए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। ये कहानी आज के समय की कहानी है। विजय प्रताप जी एक रिटायर्ड टीचर थे और उनकी पत्नी शांति एक हाउसवाइफ थी। दोनों एक गांव में रहते थे। उनके इकलौते बेटे का नाम राहुल था और वह पढ़ने में बहुत तेज था, तो उसको पढ़ाने के लिए विजय प्रताप जी ने खुद ही बहुत कष्ट उठाया, परंतु अपने बेटे राहुल को कभी कोई कमी नहीं होने दी। राहुल ने भी पढ़ लिख कर शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पा ली थी। विजय प्रताप जी को इस बात का बहुत गर्व था और वे पूरे गांव में गर्व से कहते थे कि मेरे बेटे ने मेरा हर सपना पूरा कर दिया, मेरा मान रखा, इसने मेरा सर ऊंचा कर दिया। आज मेरा बेटा शहर में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, मुझे अपने बेटे पे फक्र है। विजय प्रताप जी ने राहुल की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की सपना से शादी कर दी और बहू बेटे दोनों शहर में जाकर रहने लगे। राहुल एक एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सपना भी एक बहुत ही बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। धीरे धीरे कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। विजय प्रताप जी अपनी स्कूटी से हर रविवार को मिलने अपनी बहू और बेटी के पास जाते थे, क्योंकि उनके गांव से शहर मात्र 2 घंटे का रास्ता था। तो विजय प्रताप जी हर रविवार को कुछ न कुछ लेकर जाते थे, जैसे कि खेतों की ताजी ताजी सब्जियां, गेहूं, चावल और ताजे ताजे फल। आज रविवार का दिन था और विजय प्रताप जी अपने खेतों से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ के एक बोरे में भर लिया था और अपने स्कूटर के पीछे बांध लिया और कहने लगे, मैं जा रहा हूँ अपने बहू और बेटे के पास, ताजी ताजी सब्जियां लेकर जाऊंगा जिससे वो लोग खाएंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे, और मैं शाम को लौट आऊंगा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बता दो। मुझे तो बस यही कहना है कि जहाँ वो लोग रहें, आराम से रहें, हंसी खुशी से रहें, और हमें क्या चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो भाग्यवान। बच्चे अगर खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, और हमें क्या चाहिए। हमारा बेटा भी कितना होनहार है और बहू भी कितनी समझदार है। आप ठीक कहते हैं जी, आप जल्दी से जाइए, नहीं तो धूप निकल जाएगा, फिर आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी धूप में। तुम ठीक कहती हो, मैं अभी निकल रहा हूँ। उसके बाद विजय प्रताप अपनी स्कूटी लेकर शहर की तरफ चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज छुट्टी का दिन था। विजय प्रताप सुबह 9 बजे ही बेटे के घर पहुंच गए। बेटा बहू वीकेंड पार्टी के बाद थके हारे सो रहे थे। इतनी सुबह सुबह कौन आ मरा? बहू ने झुंझलाते हुए कहा। उसे इस तरह का डिस्टरबेंस पसंद नहीं आया। जैसे ही उसे पता चला कि ससुर जी आए हैं, तो यह सुनकर बहू सपना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे अपने पति राहुल से कहने लगी, इनको भी आज ही आना था सुबह सुबह। हे भगवान, घर में जगह कम पड़ी है क्या कि हर हफ्ते आ जाते हैं। अब इनके लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ। हद है यार, एक दिन भी चैन से नहीं सोने को मिलता है। हफ्ते में 1 दिन तो मिलता है आराम करने के लिए, ऊपर से चले आते हैं यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए। एक तो हफ्ते भर ऑफिस में काम करो, एक छुट्टी का दिन आराम मिलता है, उसमें तुम्हारे पिताजी की आरती उतारो, तुम कुछ करो। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर इन सब से अनजान विजय प्रताप ड्राइंग रूम में सब्जी की बोरी किनारे पर रखकर आराम से सोफे पर बैठे थे। थोड़ी देर में उनका बेटा राहुल आया और उनको नमस्ते कहकर सामने सोफे पर बैठ गया। विजय प्रताप जी ने बात को शुरुआत करने के लिए कहा, बेटा, बहू नहीं दिख रही है, बाहर टहलने गई है क्या? नहीं बाबूजी, वे टहलने नहीं गई है, वे अंदर ही है। बेटा, खेतों में हरी हरी सब्जियां निकली है और आलू भी रखा है, तो मैंने सोचा कि चलो बेटे को एक बोरा सब्जी दे आता हूँ, कुछ दिन के लिए काम चलेगा। खेत की सब्जी है और बेटा बहू ना खाए तो खुद से नहीं खाया जाता। बेटा, बहू से कह दो कि बोरे में से सब्जियां निकाल कर बाहर रखते हैं, जिससे उसमें हवा लगे और सब्जी खराब ना हो। राहुल ने एक नजर सब्जी के बोरे पर दौड़ाई। उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए और कहने लगा कि पिताजी, आजकल ये सब्जियां कौन खाता है? आजकल तो जोमेटो और स्विगी का जमाना है, लोग खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और खाना घर पर आ जाता है, और इतना टाइम थोड़ी है कि हम घर पर खाना बनाते रहें। शहर में इन सब्जियों को कोई पूछता तक नहीं है और आप इतनी दूर से स्कूटर पर लाद कर लेकर चले आते हैं। इस कॉलोनी मेरी इज्जत है, आपको उसका थोड़ा भी ख्याल नहीं। सपना की सहेलियां उसका मजाक बनाती हैं, आपको थोड़ा सा भी सेंस है या नहीं? या बेवजह में परेशान करने का ठान रखा है आपने। आपको जिस चीज की कमी हो में बता दिया कीजिएगा, हम उसे पहुंचवा दिया करेंगे, और आगे से हमसे मिलने यहाँ ना आया करे, बहुत कृपा होगी आपकी। पर बेटा, मैं तो... वो पूरा ना बोल सके, शब्द गले में ही अटक कर रह गए। ये दिखावा मत करिए, आपसे और अम्मा जी से मिलने हर महीने आ जाया करेंगे। और इतना कहकर राहुल काफी देर तक अपने पिता विजय प्रताप को सुनाता रहा और वे चुपचाप सुनते रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे से क्या करें। सपना, सुनती हो? पिताजी को जरा चाय पानी पिलाओ, बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। इतना कहकर राहुल उठकर अपने कमरे में चला गया। यह सब सुनकर विजय प्रताप एकदम स्तब्ध थे। उनको काटो तो खून नहीं, शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। सारा उत्साह एक झटके में काफूर हो चुका था। जिसे उन्होंने अपनी जान से ज्यादा चाहा
जिगर के टुकड़े की तरह जिसे पाला पोसा वह उनके बारे में ऐसी सोच रखता है, उनके आने से उसकी बेइज्जती होती है। यह सोचकर उनकी आंखें भर आई। वह अपने परवरिश को कोस रहे थे। विजय प्रताप जी सोचने लगे, आखिर क्या कमी रह गई थी जो ईश्वर ने मुझे दंड दिया है। ये मेरे संस्कारों का ही दोष है कि आज मेरा बेटा मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। जरूर ही यह मेरे कर्म का फल है। छी, धिक्कार है मुझे अपनी जीवन पे। और इतना सोचकर बिना किसी को बताए वे घर से चुपचाप निकल गए। आज विजय प्रताप जी का आत्मसम्मान बुरी तरह से घायल हुआ था। उन्हें अपने बेटे और बहू से इस तरह के व्यवहार की आशा नहीं थी। स्कूटी लेकर शहर में इधर उधर भटकते रहे। उनकी उम्मीदों का महल एक ही झटके में भरभराकर चूर हो गया था। जिन कंधों के सहारे बाकी की बची जिंदगी काटने की सोच रखी थी, वह पानी के बुलबुलों के समान छत में थे। विजय प्रताप जी अंदर ही अंदर टूट रहे थे। आदमी गैरों की वार से इस तरह चोटिल नहीं होता। यहाँ एक एक शब्द विजय प्रताप जी के हृदय में जहरीले खंजर की तरह चुभ गए थे। विजय प्रताप जी का मन विचलित हो उठा और वह सोचने लगे, यदि गांव वाले ये बात जानेंगे तो क्या कहेंगे। जिन संस्कारों का मैं दम भरता था, अब उनका मैं क्या करूंगा। अब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। अब मेरा जीवन अब बिल्कुल निरर्थक है। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मन में इन विचारों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद विजय प्रताप जी रेलवे लाइन पर जाकर लेट गए। आज मैं अपना जीवन यहीं पे समाप्त करके ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ से ट्रेन आने की आवाज सुनाई दे रही। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे अब इस जीवन का कोई औचित्य नहीं है। आज मैं अपना जीवन खत्म करके ही रहूंगा। ना मैं रहूंगा, ना मुझे कोई ताने मारेगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन भी पास आती जा रही। तभी एक चमत्कार हुआ। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और विजय प्रताप जी को रेलवे लाइन से बाहर खींच लाया और ट्रेन पटरी से आगे बढ़ी। लड़के ने विजय प्रताप जी से बोला, क्या हुआ दादाजी, जीने से मन भर गया है क्या? उस लड़के की एक ही सवाल से विजय प्रताप जी की आंखों से आंसू बह निकले और विजय प्रताप जी लगातार रोए जा रहे थे, क्योंकि बेटे के इस व्यवहार ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था और वे मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके बेटे और बहू इस तरह के व्यवहार उनके साथ कर सकते थे। क्या हुआ दादाजी, बेटे बहू ने कुछ किया है क्या? युवक उनकी परेशानी को ताड़ चुका था। देखिए दादाजी, हर किसी की जिंदगी अपनी खुद की होती है। ये किसी की भविष्य से नहीं काटी जाती। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना हर माँ बाप का कर्तव्य है, किंतु सब कुछ उन्हीं के लिए छोड़ देना नादानी है। सबको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। जिम्मेदारियों के बोझ तले जो सपने छूट गए हैं उन्हें पूरा कीजिए। जिंदगी तो जिन्ना दिली का नाम है। ये उम्र नहीं देखती है तो सिर्फ जीने वाले का जज्बा। आपको यहाँ 30 साल के बुढ़े और 65 साल के जवान दोनों मिल जाएंगे। आप काम से रिटायर हुए हैं, यानी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। जिंदगी से रिटायर नहीं हुए हैं। ये बहुत कीमती है और आप है कि किसी की बेइज्जती की वजह से खत्म करना चाहते हैं इसे। अच्छा, एक बात बताइए दादाजी, घर पे दादी जी हैं? शिव प्रताप ने धीरे से सर हिलाया। तो आप उन्हें किसके सहारे छोड़कर मरने चले थे? आप तो कायर भी हैं। वो सोनी आंखों से आपका इंतजार कर रही होंगी और आप एक लाश बनकर के उनके सामने जाना चाहते थे। उन पर क्या बीतेगी आपको कोई अंदाजा भी है? आपने एक बार भी सोचा उनके बारे में? पति पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता सबसे ज्यादा इसी समय होती है। और आपको भी हम क्या कहें, आप 25 साल के जवान बन जाइए और जिंदगी जी कर देखिए दादाजी। सच कह रहा हूँ, आपको बोझ नहीं हंसी दिखेगी। वह युवक किसी फरिश्ते की तरह बोले जा रहा था। विजय प्रताप का दर्द आंसुओं के साथ घुल रहा था। आप कुछ दादी जी की पसंद का उन्हें सरप्राइज दीजिए, क्योंकि बच्चों को तो अब आपने उड़ना सिखा दिया है। आप छोड़िए उन्हें। चलिए उठिए, आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। मुझसे वादा कीजिए कि ऐसा ख्याल दोबारा दिमाग में नहीं लाएंगे। युवक उन्हें बाहर तक ले आया और मुस्कुराते चेहरे के साथ उसने विजय प्रताप को विदाई किया। विजय प्रताप जी ने मन ही मन खुद को धिक्कारा। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रहा था? जिसने हर सुख दुख में बगैर किसी परवाह के मेरा साथ निभाया, मैं उसको यूं ही बेसहारा छोड़कर जा रहा था। छी छी, मैं कितना कायर हूँ मैं। युवक की एक एक बात विजय प्रताप के कानों में गूंज रही थी। फिर विजय प्रताप जी ने स्कूटी खड़ी की और आसमान में खुशी की एक नई उमंग देखी। अब उनका स्कूटर गांव के बाजार की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर देखा तो प्रतीक्षारत 2 सूनी आंखें चमक उठी। आज बहुत देर कर दिया आने में। बहू कुछ ज्यादा सेवा कर दी क्या, जो आने को मन नहीं कर रहा था? अरे छोड़ो वो सब। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये मिठाई तुम्हें बहुत पसंद है ना? आज दोनों मिलकर खाएंगे। और ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे मनपसंद सोने का कंगन। शांति आश्चर्य से अपनी पति विजय प्रताप को देखती रही और विजय प्रताप भी अपनी पत्नी शांति को देखते रहे। फिर दोनों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और इस तरह विजय प्रताप ने अपने जीने की कला ढूंढ ली थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको इस कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।